students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chem। तो आज हम जिस पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो दिस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे। तो इन शॉर्ट अब मैं बार बार लिखूंगी तो मैं इसको आई ई करके रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल। अगर आप इसका अरेंजमेंट देखें, यहां अल्फाबेट्स का, इसका लिटरेरी मीनिंग देखें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस एंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर द आयोनाइजेशन, राइट। अब यहां पे आयोनाइजेशन हम पर्टिकुलर केटाइन बनाने के लिए बात करेंगे। ये मेरे पास कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, अकेली एटम एंड इट इज इन गैसियस फेज। ओके, तो इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? +1। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो डेल्टा एच लगा, ठीक है, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये एनर्जी लगानी ही पड़ेगी। तो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। अब वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा जिसको निकालेंगे? क्या सबसे अंदर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन हटाएंगे? नहीं, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा सबसे आउटर मोस्ट शेल का जाएगा, ठीक है। टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost shell of electrons in its minimum amount of energy required to remove most loosely bound electron from outermost shell of electrons of an isolated gaseous atom. This is most important. ये जो प्रॉपर्टी है आइसोलेटेड एटम, सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है। अगर मुझे सोडियम में से इलेक्ट्रॉन हटाना है तो सोडियम तो सॉलिड होता है, तो पहले सोडियम को हमने हीट किया, ठीक है, सॉलिड से बनाया उसको गैस, ठीक है। तो यहां पे जो डेल्टा एच है वो क्या होगी? सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्ट हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम इसमें से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, और अब जो डेल्टा एच यहां पे लगा दैट विल बी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये जैसे सब्लिमेशन के लिए एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, तो आयोनाइजेशन के लिए भी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। आइसोलेटेड एटम में से, गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मींस उसको आयोनाइज करने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अब देखें, जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इट इज कॉल्ड IE1, ठीक है। मतलब इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है दैट इज इक्वल टू IE1। ओके, अब अगला इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा। ये रहा हमारे पास न्यूट्रल एटम, ये बन गया केटाइन। अब देखो, इस केटाइन में से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा? IE2। आपको एक और इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो IE2 पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? 3 पॉजिटिव। तो इसका डेल्टा एच किसके बराबर होगा? IE3। हमेशा याद रखना, जब कभी हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं या ऐड करते हैं, दे आर ऑलवेज इन सक्सेशन, 1 by 1। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कैल्शियम है, इसके ऊपर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, तो वो एक ही स्टेप में दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। इट विल नॉट, 1 by 1। पहले वो एक इलेक्ट्रॉन देके मोनोवेलेंट केटाइन बनाएगा। ये केटाइन कौन सा है? मोनोवेलेंट। ये केटाइन कौन सा है? डाईवेलेंट, 2 चार्ज है।
ये कौन सा है, ट्राईवेलेंट। ठीक है, तो अब ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज हैं, दीज आर कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज, वन बाय वन। और हमेशा याद रखना, जितनी हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, सक्सेशन में है, और जितना ज्यादा चार्ज एटम के ऊपर आएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा लगेगी। कारण, जब पहला इलेक्ट्रॉन हटाया एटम बन गई मोनोवेलेंट के टाइम, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, यहां पे 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा। अब एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आया तो उसने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड कर लिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब आप एटॉमिक साइज पढ़ चुके हैं, उसने उसको टाइटली होल्ड कर लिया तो साइज स्मॉल हो गया। ओके, अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक, अब होल्ड बढ़ चुका है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। अब यहां पे डाईवेलेंट हो गया, डाईवेलेंट का मतलब 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा, 2 प्रोटॉन्स उसमें एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, अब 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गए तो अब न्यूक्लियस और ज्यादा पावरफुल हो गया, उसका होल्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और ज्यादा हो गया, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट से सेकंड बनाया तो ज्यादा एनर्जी लगी, जब सेकंड से थर्ड हम बनाते हैं तो एनर्जी उससे भी ज्यादा लगेगी। मैं एक एग्जांपल लेती हूं, आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूं। यस, मेरे पास है एल्यूमिनियम का एग्जांपल, क्योंकि एल्यूमिनियम में हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर सकते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम में हम 2 की एग्जांपल ले सकते हैं। तो देखिए, जब ये था एल्यूमिनियम, डायरेक्ट गैसियस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो वैल्यू ऑफ IE1 इट इज 577 किलो जूल पर मोल। ओके, फिर हमने क्या किया, एल्यूमिनियम 1 पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो यहां क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मोर इलेक्ट्रॉन, तो IE2 इट विल बी 1816 किलो जूल पर मोल। ओके, अब थर्ड स्टेप, ये था एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, ये भी गैसियस फेज में है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो इसकी जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी इट इज 2744 किलो जूल पर मोल। ओके, अब अगर मैं इसका टोटल कर दूं, मेरे पास एक रिएक्शन बची, एल्यूमिनियम गैसियस, इधर बन गया एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव गैसियस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। आप इसका टोटल करके देख लीजिए, तीनों को ऐड करो, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा। तो इन सभी की टोटल कर ली तो मेरे पास आई टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इट विल बी 5137। इसको तीनों को ऐड कर लो, किलो जूल पर मोल। मींस जब एक मोल एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इतनी एनर्जी यूज होती है। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप देखो, यहां पे IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज दे इंक्रीज with increase in positive charge। ठीक है, अब इन सभी में से स्टेबल कौन है? अब ये बन तो गया, क्यों बना, ऐसा क्या था, क्यों ये स्टेबल है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव तक, जबकि इतनी ज्यादा एनर्जी लग रही है, एक हटाने पे तो कम लग रही है, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। तो इट इज नॉट अ 1 स्टेप रिएक्शन, इट इज मल्टी स्टेप रिएक्शन, 1 by 1 इलेक्ट्रॉन वहां से हटाया जाता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये रही इसकी आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहां देखिए 2s2 2p6, चलिए मैं सिर्फ
बाहर वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूं, 3s2 3p1, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यहां क्या बची 3s2, ओके। इसकी है 3s2, इसकी क्या बनी 3s1। अब मैं यहां लिखूंगी 2s2 2p6 3s1, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या बची 2s2 2p6 और 3s0 हो गया। अब ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ गई भाई, नोबल गैस, फुल्ली फिल्ड, सिमेट्रिकल, स्टेबल, यही रीजन है। अब देखो यहां पे सिंपल एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, जब इससे बना एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए और हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आई 1s2 2s2 2p6, एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन इज फुल्ली फिल्ड, सिमेट्रिकल, स्टेबल, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और हर एटम की कोशिश होती है टू एक्वायर सिमेट्रिकल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यही कारण है इतनी ज्यादा हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी होते हुए भी एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, जब पहला इलेक्ट्रॉन हटा तो यहां पे प्रोटॉन थे 13 और इलेक्ट्रॉन थे 13, इधर क्या हो गया, प्रोटॉन हो गए 13, इलेक्ट्रॉन हो गए 12। 2 पॉजिटिव के अंदर यहां पे सेम यही सिचुएशन इधर है कि प्रोटॉन है 13 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, ओके। अब यहां पे 2 पॉजिटिव के अंदर क्या हुआ, प्रोटॉन तो रहे 13 लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11। तो अब देखो 13 प्रोटॉन्स ने 11 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल के रखना है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहेंगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो आपके एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस सिर्फ इसी चीज से क्लियर हो जा रहे हैं। तो आपको जब एक्सप्लेन करना है, आप कॉन्फ़िगरेशन का भी रीजन बताएंगे कि क्वेश्चन ये आ जाता है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, क्यों बनाता है, तो क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन दे देने के बाद इट एक्वायर्स सिमेट्रिकल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। और क्यों हो जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्यों बढ़ती जाती है, बिकॉज जब उसका मोनोवेलेंट केटाइन बना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है दे वर मोर देन इलेक्ट्रॉन। जब डाइवेलेंट बना तो 2 प्रोटॉन्स आर एक्स्ट्रा, तो होल्ड न्यूक्लियस के ऊपर और ज्यादा बढ़ गया। और जब ट्राई पॉजिटिव बना तो प्रोटॉन ऑलरेडी 2 एक्स्ट्रा थे, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड बहुत ज्यादा था, इसलिए वेरी हाई एनर्जी विल बी यूज्ड टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन। और यही रीजन रहता है बच्चे कि आप लोग जितने भी अपने बुक में केटाइंस देखते हो, आपने देखा होगा 2 पॉजिटिव मैक्सिमम है, मैक्सिमम 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव और कुछ एक का 3 पॉजिटिव। वेरी हाईली पॉजिटिवली चार्ज मींस +4 +5 +6 आर रेयर, बहुत कम है जो हाई चार्ज ले जाते हैं। रीजन यही है कि जैसे जैसे आप एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, एंड समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू मैनेज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। डन, ओके। ये थी आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके। अब हम बात करेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, या मैं ये कहूं कि जिनके ऊपर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब मैं शॉर्ट में ही लूंगी इसको। सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज, राइट। सेकेंड फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड फैक्टर हम ले लेते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, ओके। इसके बाद है पेनिट्रेशन इफेक्ट, and one more factor, that is electronic configuration. अब हम इन पांचों फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एटॉमिक साइज, ओके। देखिए
किसी भी एटम का ये पहली शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, और मैं दूसरी एटम ले रही हूं जिसके अंदर सिर्फ 2 शेल्स हैं। ठीक, इसमें भी सबसे बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी सबसे बाहर 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे हो गए 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है ये है लिथियम, और जिसमें हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है ये है सोडियम। तो मैं कंपैरिजन कर रही हूं, लिथियम और सोडियम में से इलेक्ट्रॉन हटाना हो तो किस में से हम आसानी से हटा सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, देखिए जितना साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस ज्यादा होगा। साइज बड़ा होने का मतलब देयर इज लार्ज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जितनी ज्यादा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होगा, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान हो जाएगा ना, राइट। तो लार्जर इज साइज, more will be distance between nucleus and outermost shell of electrons। बड़ा साइज, दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक। therefore hold of nucleus on outermost electron will be less, उसका होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम होगा, एंड लेसर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। क्लियर, साइज जितना बड़ा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैप उतना ही ज्यादा, तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम होगा, तो उसको हटाने के लिए एनर्जी कम यूज होगी, राइट। दूसरा देखें, डिस्टेंस कम, ठीक, स्मॉलर साइज मतलब लेस डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस किस किस के बीच में, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। कौन सा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जब ये गैप कम है, इसका मतलब होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी मोर। छोटा साइज होगा तो न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा होगा, तो फिर उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्लियर। तो मैं अगर जनरल बात करूं, मतलब लार्जर साइज, large size, less ionization enthalpy, and small size means large ionization enthalpy। सबको clear? Okay. Now next property is nuclear charge। वो भी इसी से मिलता जुलता है। अब देखिए, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, लार्जर इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी मोर। ठीक है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, मैं इसको सिंपल लिख के बताती हूं आपको। लार्ज न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, लार्ज न्यूक्लियर चार्ज मीन्स मोर विल बी होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड ज्यादा होगा, देयरफॉर अब इसके ऊपर होल्ड ज्यादा होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ outermost shell will be tightly
held by न्यूक्लियस। क्लियर? न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटरमोस्ट शेल विल बी टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। अब टाइटली हेल्ड है, देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हाई। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उसका होल्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। अब देखो इसका उल्टा, मैं सिर्फ लार्ज की जगह पे क्या करूंगी, लेसर न्यूक्लियर चार्ज, तो लेसर विल बी होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो उसका होल्ड भी कम होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट शेल विल बी लूजली हेल्ड, अब टाइटली नहीं होंगे, लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लो। क्लियर बात? न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो होल्ड ज्यादा, होल्ड ज्यादा तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने को। न्यूक्लियर चार्ज कम तो उसका होल्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होगा, तो हमें एनर्जी कम लगानी पड़ेगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। समझ आ रहा है सबको? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। अब स्क्रीन या शील्ड क्या होती है? शील्ड होती है ढाल, है ना। आप एक वो जर्म्स वाली एड देखते होंगे टीवी में कि वो बोलता है ना कि जर्म्स के लिए ढाल, तो वो तलवार और ढाल लेके खड़ा होता है ना। फिर लाइफ बॉय की एड है आई थिंक। तो उसी तरीके से अब इसके अंदर शील्ड का काम क्या होगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, ये है न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और थर्ड शेल। ठीक है, मैं 3 शेल्स की बात करने वाली हूं। पहले फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसकी बाहर वाली शेल में पड़ा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली इट इज एग्जांपल ऑफ सोडियम। ठीक है, हमेशा याद रखना जो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में होते हैं, मान लो इसकी बाहर वाली शेल में, मैंने एग्जांपल सोडियम की ना लेकर मैग्नीशियम की ले ली। ओके, तो मैग्नीशियम में बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 2। ठीक है, अब शील्ड का काम कौन करेगा? ये रहा न्यूक्लियस और ये रही सबसे बाहर वाली शेल। इन दोनों के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, ये मैंने डार्क कर दिया, ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों के बीच में आ रहा है। यहां न्यूक्लियस, यहां तीसरी शेल, तो न्यूक्लियस और तीसरी शेल के बीच में 2 शेल्स हैं। तो ये दोनों ही शेल्स क्या काम कर रही हैं? शील्ड का काम कर रही हैं। किसको शील्ड कर रही हैं? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। किससे? न्यूक्लियर चार्ज से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है पॉजिटिव चार्ज और ये क्या करता है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखता है। तो अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर जितनी शेल्स ज्यादा होंगी, नेचुरली शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना, शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस है उसका होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होगा, तो फिर उस इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान हो जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में प्रेजेंट है वो शील्ड नहीं करता, क्योंकि शील्ड कौन करेगा? जो इस शेल और न्यूक्लियस के बीच में आएंगे, है ना। ये आप हैं, ये आपका भाई। ठीक है, मैं सभी के लिए बोल रही हूं। ठीक, ये आप और ये आपका भाई। ठीक है, मान लो दोनों ट्विंस हैं। ओके, अब दिस इज मदर। मदर ने इसकी पिटाई करनी है, एक की। ठीक है, ए की पिटाई करनी है। बी ने शरारत नहीं की है, ए थोड़ा सा नॉटी है, तो मदर ने इसकी पिटाई करनी है। ओके, तो घर में दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, मासी है, ताऊ है, सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं। तो वो क्या करेंगे? बचाते हैं ना, दे विल एक्ट एज शील्ड, राइट। वो उस बच्चे और मदर के बीच में आ जाएंगे कि इसको मत मारो। लेकिन जो सेम शेल में प्रेजेंट है, जो उसका जुड़वा है,
अगर वो जाएगा ना छुड़ाने के लिए तो उसको भी पड़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जो सेम फेज में है ना, ये शील्ड नहीं करेगा। कौन करेगा? जो उन दोनों के बीच में आएंगे। ओके, अब हम इसकी शील्डिंग को निकालते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट के हिसाब से। देखिए, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ रहे हैं, ठीक है। ओके, फिर हम निकालते हैं Z इफेक्टिव। ये किसके बराबर होता है? Z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब ये कंसेप्ट देखने वाला है। नो, व्हाट इज Z इफेक्टिव? दिस इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 12। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इट विल बी लेस देन 12। ये 12 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से स्क्रीनिंग कांस्टेंट माइनस होगा, जो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। एक सिंपल सा ले लेते हैं कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करता है 0.1। लेट इट बी 1 इलेक्ट्रॉन हैज शील्डिंग इक्वल टू 0.1 मैथमेटिकली। ओके, तो अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 8, 10। दो एक ही शेल में है, तो ये आपस में एक दूसरे को शील्ड नहीं करेंगे। शील्ड कौन करेंगे? अंदर वाले 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके? 10। तो कितना हो गया? 10 इंटू 0.1 कितना आ गया? 1। तो फिर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आया? 12 माइनस 1 कितना आया? 11। ये जो अंदर वाले इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियर फोर्स को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से रोकते हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो उतनी फोर्स के साथ उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड नहीं कर सकता जितना वो कर सकता था अगर बाहर वाली शेल और न्यूक्लियस के बीच में कोई और शेल ना होती। अंडरस्टूड? अब जिसका साइज जितना ज्यादा होगा, साइज जितना बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। ठीक है, तो more is the number of intervening electrons, intervening shells and electrons, more will be value of screening constant. Screening constant की वैल्यू ज्यादा होगी, then larger is screening constant, lesser will be Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव कम होता जाएगा, ये ज्यादा होगा, इसमें से माइनस हो रहा है ना, तो लेसर विल बी Z इफेक्टिव। मतलब न्यूक्लियस उतनी इफेक्टिवनेस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पा रहा है। ओके, अगर ये लेसर है, लेसर इज Z इफेक्टिव, देयरफॉर होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन will be less and ionization enthalpy will be low. क्लियर बात? तो स्क्रीनिंग, जितने इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, स्क्रीनिंग और शील्डिंग उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। शील्डिंग जितनी बढ़ती जाएगी, Z इफेक्टिव घटता जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ, मतलब न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो गया, तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम। अब नंबर ऑफ इंटरवीनिंग शेल्स बढ़ गई, मींस साइज क्या है? बड़ा। जिसका साइज बड़ा होगा उसी के अंदर ही तो ज्यादा शेल्स होंगी ना, तो दोनों को इकट्ठा करें। लार्जर इज द साइज, लार्जर इज द साइज, मोर इज द नंबर ऑफ इंटरवीनिंग शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। है ना, ये सारे के सारे फैक्टर साथ साथ चलते हैं। तो आई होप आपको स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फोर्थ फैक्टर, एंड दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब देखो पेनिट्रेशन,
मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर्स के अंदर दैट फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर है तो ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब शेल्स, अलग अलग सब शेल्स का क्या ऑर्डर होता है, विल बी, नॉट विल बी, इट इज S P D F. फॉर एग्जाम्पल अगर n इज इक्वल टू 4 तो मेरे पास कौन कौन सी सब शेल्स आई, 4s, 4p, 4d, 4f. तो इसमें से ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सबके नजदीक होगी 4s, उसके नजदीक होगी, उसके नेक्स्ट आएगी 4p, उसके बाद आएगी 4d और सबसे बाहर आएगी 4f. क्लियर? सबसे नजदीक s, फिर p, फिर d, फिर f. अब मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन हटाना है 4s या 4p में से, तो बताओ किसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगी? जो न्यूक्लियस के नजदीक, उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा, न्यूक्लियस के नजदीक तो उसका न्यूक्लियस का होल्ड, अब देखो ये न्यूक्लियस के नजदीक तो इसका होल्ड इसके ऊपर ज्यादा, इसका होल्ड इसके ऊपर कम, आगे चले जाएगा एक लाइन, आगे चला जाएगा तो डॉट ही रह गया. तो जो जितने नजदीक होगा न्यूक्लियस का होल्ड उसके ऊपर उतना ही ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा. ठीक है, तो देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 4s विल बी मोर देन 4p. तो पेनिट्रेशन इफेक्ट है s ग्रेटर देन p ग्रेटर देन d ग्रेटर देन f. तो नियरर इज द सबशेल, more will be hold of nucleus on subshell. Therefore, high will be ionization enthalpy. Right? 2s और 2p दोनों में से आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? क्वाइट ऑब्वियस, 2s की ज्यादा होगी, 2p की कम होगी. 3p एंड 3d दोनों में से किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी? बिल्कुल सही, p नजदीक है, d उसके बाद में है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3p विल बी मोर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3d. दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट. शर्त क्या है? अब आप देखो 2s और 3p इसको पेनिट्रेशन इफेक्ट के बेस पे जज नहीं करेंगे. ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, इसका 3, तो ये ज्यादा अंदर है, इसके लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी. जो न्यूक्लियस से जितना दूर चला जाएगा न्यूक्लियस का होल्ड उसके ऊपर कम होता जाएगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होती जाएगी. राइट? अब हमारे पास लास्ट फैक्टर एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वेरी सिंपल. अगर हमारे पास है हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल होती हैं? हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक configurations are more symmetrical and stable. ये symmetrical भी होती हैं और stable भी होते हैं. Therefore, more energy is required to disturb their symmetry and remove इलेक्ट्रॉन. अब ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन हटाना है, उसकी सिमेट्री भी डिस्टर्ब करनी है. राइट? तो आपके पास क्वेश्चन आ गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक, किसकी ज्यादा है? तो नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4. तो मैं 2p3 को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी और 2p4 कैसे रिप्रेजेंट होगा? यहां दो होंगे, सिंगल सिंगल. दिस इज हाफ फिल्ड, दिस इज अनसिमेट्रिकल. ठीक है, अब
अब एक चीज देखो बेटा, ऑक्सीजन 7 के बाद है, साइज ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉल देन नाइट्रोजन। साइज नाइट्रोजन से छोटा है, बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज द क्वेश्चन। इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्मॉलर साइज, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम है, जबकि क्या होना चाहिए, जिसका साइज छोटा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। तो यहां कौन सा फैक्टर लगा, कॉन्फिगरेशन, क्योंकि नाइट्रोजन की कॉन्फिगरेशन है फुल्ली हाफ फिल्ड एंड दिस इज सिमेट्रिकल, देयरफॉर स्टेबल। तो इन ऑर्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन वी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। गॉट इट? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। तो आपने पांचों के पांचों फैक्टर्स देख लिए। अगर देखो ये सारे इकट्ठे भी लगते हैं, कहीं हमें साइज के साथ पेनिट्रेशन को भी शो करना पड़ता है, तो ये पांचों के पांचों फैक्टर्स आपको ध्यान में होने चाहिए। ओके, अब किस तरीके से अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अलोंग द पीरियड। अब कल के लेक्चर में आपने देखा था अलोंग द पीरियड ऐसे जाता है कि यहां पे साइज बड़ा है, जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं साइज स्मॉल होता जाता है। अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज हुआ तो न्यूक्लियर चार्ज increases, smaller size nuclear charge increases, therefore hold of nucleus on outermost electron increases, न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ गया, therefore ionization enthalpy increases। साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्वाइट नेचुरल, ज्यादा लगेगी। डन? ओके, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में मूव करते हैं यू नो साइज ऐसे जाता है। ये रहा लिथियम, सोडियम, कल हमने देखे थे ना कितने सारे साइज बढ़ते जा रहे थे। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं साइज इंक्रीजेस। साइज इंक्रीज क्यों किया? ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। हर स्टेप पे नई शेल्स ऐड होती जा रही हैं। अगर यहां 2 थी तो यहां 3 हो गई और यहां पे 4 हो गई, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। न्यू शेल्स आ गई ना तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ, देयरफॉर जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस। जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो गया तो hold of nucleus on outermost electron decreases। साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज किया तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर गया? इंक्रीज। ठीक है, देखो ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost shell increases, है ना। दोनों न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच का गैप बढ़ गया, जितना साइज ज्यादा होगा उनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या करेगा? इंक्रीज। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा नेचुरली। अब उतनी फोर्स के साथ न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा, देयरफॉर लेसर विल बी ionization enthalpy। तो in general along the period ionization enthalpy increases and down the group, जब हम ग्रुप में नीचे को मूव करते हैं ionization enthalpy decreases। तो अगर हम देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इधर को जाते हुए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है? डिक्रीज। ठीक है,
तो IE1 ऑफ पोटेशियम इज लेस देन IE1 ऑफ सोडियम। तो लीस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? सीजियम की। और आपको पता है सीजियम का इलेक्ट्रॉन बड़ी कम एनर्जी लगाकर हम निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाई सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा था ना, लाइट टकराएगी और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता था। जंप इलेक्ट्रॉन वही आसानी से करेगा जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। मेटल के सरफेस में से कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा? जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। जिसकी ज्यादा होगी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर सीजियम यूज किया जाता है, सोडियम नहीं। क्लियर? तो ये था वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी along the period and down the group। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अंदर हमने यही करना था, इसके फैक्टर्स के बारे में बात करनी थी। देन इट्स वेरिएशन along the period and down the group। तो सारे के सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करके आप दोनों ही चीजों का आंसर कर सकते हैं। along the period साइज स्मॉल हो जाता है, साइज डिक्रीजेस। क्यों? बिकॉज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन द सेम शेल। यह हमने साइज के लिए यूज किया था। ओके, अब साइज डिक्रीजेस, इट मींस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। आपको याद है ना, रूम वही है, हम सिर्फ बल्ब की वाटें चेंज कर रहे हैं, तो रोशनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। तो फिर उधर को जाते हुए अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी? इंक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। डाउन द ग्रुप there is addition of new shell at every step। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है। न्यू शेल्स ऐड हो गई, मींस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस देखो बढ़ता जा रहा है। 3 शेल्स देख लो, ये लाइन बढ़ती जा रही है। गैप जितना ज्यादा, तो देखो यहां इंटरवीनिंग 1 थी, यहां इंटरवीनिंग 2 हो गई, यहां इंटरवीनिंग 3 हो गई। जितनी ज्यादा इंटरवीनिंग शेल्स होंगी, स्क्रीनिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, शील्डिंग उतनी ज्यादा होगी। शील्डिंग जितनी ज्यादा होगी, जेड इफेक्टिव उतना कम होगा। जेड इफेक्टिव कम होने का मतलब अब न्यूक्लियस उतनी फोर्स के साथ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली नहीं पकड़ रहा जितना उसको पकड़ना चाहिए था। इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज। साइज बढ़ा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक और पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।